नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा। कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। भारत ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। भारत के राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के गुजरात राज्य में जो कच्छ की जगह है वहाँ पे एक एयरबेस है, वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आखिर सर क्रीक क्या है? ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को क्यों चेतावनी दी है और कराची को लेकर ऐसी क्या बात की है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने ये सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान में बयान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह जो भारतीय बेस है वहाँ पे ये गए हुए हैं, ये कच्छ में। और L-70 जो एयर डिफेंस से आप ये देख सकते हैं, इसने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान इसने कई ड्रोन मार गिराए थे, तो इसकी इन्होंने प्रशंसा की है। और आगे बताएंगे। आप ये देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी क्या भूमिका रहती है। ये 1 मिनट में 300 गोली दागती है। ठीक है, और 3500 मीटर का जो टारगेट है वो अचीव करती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, कल जो दशहरा हुआ था, ठीक है, उस पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है ये वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने पूजन किया। इसके बाद उन्होंने भाषण दिया जो हमने आपको बताया है। इसमें आप देख सकते हैं जो केंद्रीय जो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, ये भुज की जगह मिलिट्री बेस पे गए थे हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद को लेकर कहा है, भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इस मैटर को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैटर ये सुलझ नहीं रहा। पाकिस्तान इसमें सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्या सर्किट एरिया है, इसके बारे में बताते हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं कि जिस तरह से हाल में पाकिस्तान ने सर्किट ये सर्किट के जो सटे इलाके हैं उन पे उनके किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। ठीक है, वो उसकी नीयत बताता है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा, इतिहास और भूगोल दोनों भूल जाएंगे। ये हमारे राजनाथ सिंह ने भाषण दिया है। तो चलते हैं, सर्करी के क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा पड़ती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का जो निर्माण होता है, जो ब्रिटिश अधिवक्ता होते हैं सर सीरिल रेड क्लिफ है, उनके नाम से ये मतलब रेड क्लिफ पड़ता है। ठीक है, 1947 में जब भारत का विभाजन होता है तब इस पे पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, ये अरब अरब सागर है। ठीक है, तो ये गुजरात में कच्छ के पास में सरक्रीक पड़ता है और इस एरिया में ही भारत और पाकिस्तान का विवाद है। ठीक है, तो इस विवाद के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है, इसमें आप देख सकते हैं एक अपना विवाद एक और है, जिसमें पीओके है जो पाकिस्तान के पास में, जैसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, हम लोग पीओके बोलते हैं। एक ये विवाद है। ठीक है, अक्साई चीन जो है ये मतलब चाइना ले चुके हैं। एक यहाँ पे पीओके का ही हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को पकड़ा दिया 1963 में। ठीक है, ये हिस्सा इसलिए पकड़ाया था, अगर भविष्य में भारत पीओके लेने की कोशिश करे तो चीन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए पीओके वाला जो हिस्सा है वो चाइना को इसने पकड़ा दिया था। ठीक है, ये आप देखिए सर्कलिंग जो है ये 93 किलोमीटर एक लंबी ज्वारीय है जो मतलब जल की पट्टी है। ठीक है, ये कच्छ से लेके अरब सागर तक जाती है। ठीक, और पाकिस्तान ने सिंध प्रांत भारत के गुजरात राज्य के बीच में ये दलदली एरिया है जिसको मैं आपको बताया है। ठीक है, इसलिए बॉर्डर्स में तय नहीं हो पा रहा है। इस पे हमने बताया था जी 17 अगस्त 1947 को ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई थी। ये सर्करी को लेकर दो भारत और पाकिस्तान अलग अलग अपने अपने दावे करते हैं। तो पहला भारत का दावा सुन लेते हैं। भारत कहता है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सीमा क्रीक के बीच होनी चाहिए ताकि दोनों देश को बरकरार हिस्सा मिले। ठीक है, और पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा सर्करी रीजन जो है वो सीमा उसकी पूरी तटरेखा हमारी होनी चाहिए। ठीक है, भारत चाहता है कि बीच में हो। ठीक है, जो सीमा विवाद, ठीक है, बीच में बॉर्डर इसका बनाया जाए। और पाकिस्तान कहता है कि जो मतलब कच्छ एरिया है वहाँ से और जो वो पूरा पानी वो मतलब जो है वो पाकिस्तान को मिले। ठीक है, तो क्रिक को समझ लेते हैं।
आप ये देखिए, तो एक रिवर है, रिवर एक नदी होती है, ठीक है, और रिवर की जो बड़ी नदी होती है उसकी सहायक नदियाँ होती है। तो सहायक नदियों में क्या होता है कि पानी कम होता है और सक्रिय होती है, मतलब पतली होती हैं, और पानी की जो गहराई होती है वो कम होती है, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं क्रीक। इस तरीके की आप पिक्चर देख सकते हैं। और ये रिवर रिवर गहरी होती है, ठीक है। तो इन पे विवाद है, जो क्रीक है इसी पे विवाद है। तो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्रीक एक छोटी जलधारा है जो नदी की सहायक नदी होती है, समुद्र के किनारे एक संकीर्ण जलमार्ग होता है, अक्सर खाड़ी जैसा होता है। यह शब्द एक पानी की प्राकृतिक धारा है जो नदी से छोटी होती है और कभी-कभी एक मुहाने में भी जाती है। तो आप ये समझिए, ये सर्करिक एरिया है, सर्करिक एरिया से यहाँ से ये पानी अरेबियन सी तक गिरता है आके। समझ रहे बात को? और ये दलदली एरिया है, समझ रहे? तो इसी पर विवाद होता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे क्रीक जो है वो 6 क्रीक है, लेकिन सर्किट एरिया पर ही अक्सर कर विवाद होता रहता है, ठीक है। अगर इसका ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड अगर देखा जाए, तो ऐतिहासिक ग्राउंड 1914 1968 कहता है। 1914 कहता है कि ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंशियल और कच्छ के महाराजा के बीच में समझौता हुआ था और सीमा तय हो गई थी 1914 में। 1968 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के ने कच्छ का बड़ा हिस्सा भारत को दिया, लेकिन सरक्रिक विवाद को सुलझाया नहीं गया। दोनों दोनों के अपने अपने ग्राउंड है। अब ये विवाद जो स्टार्ट कैसे हुआ, विवाद जो हुआ जाके सरक्रिक एरिया पर, ये विवाद हुआ क्यों? तो एक लकड़ी के, एक लकड़ी की वजह से ये विवाद स्टार्ट हुआ। विवाद ऐसे हुआ जाके कि एक लकड़ी थी, और ये अंग्रेज सरकार ने कस्टम विभाग के एक कर्मचारी था, अहमद जुमा। वो अहमद जुमा मतलब बाणगंगा, मतलब पहले इसको जो सर्कलिक एरिया होता, इधर का एरिया थी, इसको पहले बाणगंगा बोला जाता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो मतलब अहमद जुमा था, उसने राव महाराज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। किस लिए पकड़ा था? लकड़ी, और लकड़ी वहां से उठा रहा था। तो कच्छ के इलाके से लकड़ी ले जा रहा था। इसके बाद उसमें अंग्रेज सरकार का ये कर्मचारी था, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया था। अब बात को समझ गए आप? तो इस जगह से इसका विवाद स्टार्ट हुआ जाके। पहले इसको बाणगंगा कहते थे, अब सर्कलिक एरिया कहते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ये वाला जो एरिया होता था, ये एरिया, ठीक है, ये मान लो भारत का जो गुजरात प्रांत और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये पूरा जो एरिया था, ये मतलब ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता था, ठीक है। तो पहले जो 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 राजा लोग होते थे, वो क्या करते थे कि जो ब्रिटेन के लोग आए हुए थे भारत में, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई डिफेंस का हम देखेंगे, आप लोकल एरिया में आप राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस का और जो बड़े काम होंगे वो हम देखेंगे, बाकी आप लोकल एरिया में आप अपना काम चलाओ, अपना जो राज्य चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, ये लगाम वसूली करते थे, ठीक है, और बड़े मुद्दे को ये मतलब सुलझाते थे। तो इस तरीके के ये काम मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो करते थे, बाकी राजा लोग अपने लोकल एरिया में काम करते थे। अंग्रेजों से पहले सर्किट को बाणगंगा, जैसे मैंने बताया, कहा कहते थे। तो इसमें एक तरफ सिंध था, दूसरी तरफ कच्छ और सिंध में मुस्लिम राजा और हिंदू जो राजा थे, ठीक है। उन उन दोनों के बीच में इधर का एक जो गुजरात में जो थे वो हिंदू राजा थे, इनका नाम था राव महाराज, और एक मुस्लिम राजा थे इधर का ही सिंध में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में विवाद स्टार्ट होता है, और ये दोनों एरिया जो है अंग्रेजों के अधीन आते हैं। आप इसमें देखिए सर क्रीक के, इसमें जो 6 क्रिकेट जो हैं वो आपको इसमें नाम पड़े हुए हैं, इसको आप देख लीजिए। पाकिस्तान का इसमें कहना होता है, पाकिस्तान कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्वी हिस्से में आता है। जैसे अगर देखा जाए, तो भारत को अगर देखते हैं, तो भारत अगर पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान अपने, अगर इधर भारत साइड अगर नक्शा देखेगा तो उधर पूर्वी एरिया पड़ेगा। तो पूर्वी एरिया इसका यहाँ पे आ जाता है, गुजरात साइड का ही, ठीक है। तो वो कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। वो यहाँ से अपना एरिया मानता है, पूरी जो जलधारा है वो अपनी मानता है, ठीक है। लेकिन भारत का कहना है कि मध्यवर्ती यानी कि केंद्रीय रेखा इसका निर्धारण है, मतलब दोनों की बीच में मतलब एक रेखा होना चाहिए, जिसमें आधा पानी तुम यूज़ करो, आधा पानी हम यूज़ करो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें तो ये गुजरात का बिल्कुल सटे हुए तट तट से लेके पूरा हिस्सा चाहिए। इस पर विवाद चल रहा है, ठीक है। अब 1914 में मतलब जो हमने बताया था, वो 1914 में एक दस्तावेज जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि पानी
पानी के बीच से जो बॉर्डर निकाला जाएगा, लेकिन जो नक्शा बनाया गया था उस दस्तावेज के साथ अंग्रेज सरकार ने उसमें एक लाइन वहाँ बना दी थी जहाँ कच्छ की तरफ से किनारा था। मतलब नक्शे में पानी वाला जो हिस्सा है सिंध की तरफ था, जिस जैसा कि मैंने बताया था पानी वाला जो हिस्सा है वो सिंध की तरफ था। समझ रहे हो? सिंध की तरफ था। उनका डायरेक्ट पूरा राज था, मतलब ये चाहते थे कि पूरा हिस्सा मुझे मिल मिल जाए, ठीक है। लेकिन नक्शा ऐसा बनाया था कि कच्छ बॉर्डर से पानी वाला इलाका सिंध में, लेकिन जब लिखा गया था, मतलब नक्शे में ये था कि ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान का है और सिंध तक लो मिले। लेकिन उसमें जब लिखा गया तो उसमें लिखा ये गया था कि भाई आधा पानी तुम आधा पानी हम, इस तरीके का उसमें 1914 में दस्तावेज में लिखा हुआ था, ठीक है। फिर आता है अंग्रेज सरकार ने एक दूसरा दस्तावेज पेश किया 1925 में। जब 1925 में एक नक्शा जारी करता है तो उसमें लिखा होता है पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के में खंभे लगाए गए थे, ठीक है। तो भारत कहता है कि 1925 में जब ये बात फाइनल होगी कि दोनों आधा आधा यूज करेंगे, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, ये पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं हम तो 1914 वाले नक्शे को मानते हैं, हम 1925 वाले नक्शे को मानते ही नहीं है। फिर दूसरा तर्क देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान दूसरा तर्क ये कहता है कि पानी के बीच वाला जो नियम है, ठीक है, जो यूएन क्लॉज है, ठीक है, यूएन क्लॉज है, पानी का एक नियम होता है, ठीक है। तो यूएन क्लॉज के अनुसार पानी वो कहता है कि जो मतलब जिस एरिया में नाव नहीं चल सकती है, बात समझ रहे हो, जिस एरिया में नाव नहीं चल सकती, क्योंकि उस एरिया में क्या होता है दलदली एरिया होती थी। तो दलदली एरिया के होने के कारण के वहाँ पे नाव नहीं चल पाती थी। लेकिन तो वो ये कहता है कि इस नियम को तो वहाँ लागू होता नहीं है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी अंदर तक खींचा चला आता है। तो जब पानी अंदर तक चला जाता है तो उसमें पानी की मात्रा ऊपर हो जाती है जाके। समझ रहे हो? उसमें क्या है, जब पानी की मात्रा ऊपर हो जाती तो उसमें फिर नाव आराम से चलती है, और वहाँ पे अधिकतर लोग मतलब उस एरिया में मछली पकड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, और पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, जो हमारे मछुआरे होते हैं उनको वो लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो ये दलील देता है, लेकिन भारत ये दलील देता है। भारत कहता है नहीं, उसमें वहाँ पे पानी आता है, जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें पानी आ जाता है, तो उसके बाद उसमें नाव आराम से चलती है। इस तरीके की दलीलें दोनों लोग देते हैं। ब्रिटिश सरकार के मार्गर वाला नक्शा 1950 वाला है, और 1914 के समझौते में ही लिखा है कि बॉर्डर पानी के बीच से, और लगभग सारा मतलब पानी है वो उसमें आता है, जिस तरह की हमने आपको बात कही है वो सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1968 में क्या होता है, ठीक है। 1968 में ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने कच्छ का जो बड़ा हिस्सा है वो भारत को दे दिया। अब क्या हुआ इसमें कहानी, ठीक है। जो ये जो आप देख देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं, ये होरोल्ड विल्सन, ठीक है। ये 1965 में एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल लाते हैं, ठीक है। 1965 में ये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल लाते हैं, और उस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में क्या होता है कि मतलब बाहर के जो नेता लोग होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी पे बनाने के बाद उसमें चर्चा होती है, और इसके बाद उसका परिणाम सुनाया जाता है। उस कमेटी में निकल के आता है कि मतलब जो मतलब जो कमेटी जो भी है वो बैठती है, उसमें कहा जाता है जो कच्छ का रण होता है, जो कच्छ वाला एरिया है, ठीक है, जो भारत वाला एरिया है, उसको भारत को 90% का हिस्सा को मतलब भारत को सौंप दिया जाता है, और पाकिस्तान को इसका 10% सौंपा जाता है, ठीक है। 1968 में ये बात होती है, ठीक है। तो 10% भारत को मिल जाता है, और पाकिस्तान को 90% जो हिस्सा है वो मिलता है भारत को, 10% पाकिस्तान को ये हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान यह कहता है कि टर्मिनल ने तो पूरे कच्छ के रण की बात की थी, ये सर्किट पर साफ साफ कुछ ऐसा कहा ही नहीं, मतलब पाकिस्तान पूरी वही पुरानी बात अपनी कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर भी राजी हो गया था, लेकिन लेकिन उसके फैसले को भी अपने हिसाब से देखेगा, इस तरह की बात करता है। पाकिस्तान हमेशा 1914 की दलीलें देता रहता है कि 1914 में तो नक्शा में ये बात लिखी थी, नक्शा में मतलब नक्शा में लिखी मतलब नक्शा में तो उसमें अंकित किया गया था, लेकिन उसमें एक नीचे लाइन भी लिख दी थी कि दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो भारत दोनों दलीलों पे बात करता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और भारत ने ये भी कहा है कि भारत ने अभी साफ कर दिया है कि अगर इस तरह की आंख उठाकर अगर इस एरिया में अगर आंख उठाओगे तो 1965 में जो हमारी लाहौर तक लो हमारी भारत की सेना घुस गई थी, ठीक है, तो उस तरीके का यहाँ पे हश्र होगा। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत की मतलब वायुसेना और थल सेना ने मतलब अपना मोर्चा संभाला था। अगर नेवी वाला का अगर मोर्चे को दे दिया जाता ना, तो कराची में 1971 जैसा फिर से कांड हो जाता।
समझ रहे हो? तो यूएन क्लॉज जो हमने बताया था, यूएन क्लॉज क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कहता है कि 1982 में ये अपनाया गया था और 1994 इसको लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था, कहा जाता है कि विश्व में सागर या महासागर के लिए कानून बनाया गया था। भारत इस कानून का समर्थन करता है। यूएन क्लॉज कहता है जहां दो देश हैं उसके बीच में अगर नाव अगर नेविगेट होती है, ठीक है, नाव चलती है उस जगह पे, ठीक है, उसके बीच में अगर पानी बहता है तो पानी का जो हिस्सा है दो बराबर देशों में बांट दिया जाता है। तो उसमें सीधी सी बात है, जब उसमें क्या है, उस जो दलदली एरिया है और जब ज्वार भाटा अगर आते हैं तो समुद्र का पानी उसमें घुस जाता है। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो मछुआरे लोग हैं वहाँ पे नाव नेविगेट करते हैं। तो भारत की दलीलें भी बिल्कुल सही है और यूएन उसका समर्थन भी करता है, ऐसा बात नहीं है। थलबेग प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस तरह की हमने बताया था आपको, ये नदी देख सकते हैं, दोनों के बीच में दो मतलब देश है। तो दोनों के बीच में जो दो देश है, तो बीच में जो नदी बहेगी उसको बीच का बॉर्डर माना जाएगा। थलबेग सिद्धांत ये कहता है। समझ रहे बात को? अब सर्किट जो है वो इतना मतलब भारत के लिए अहम क्यों है, तो पहला तो तर्क ये देखिए कि ये अरब सागर के नज़दीक है। दूसरा, पाकिस्तान के कराची पोर्ट के बहुत पास में है। ठीक है। दूसरा तर्क समझ लिए इसमें, इसमें सर्किट एरिया में सबसे ज़्यादा इसमें जो हाइड्रोजन इस एरिया में पाया जाता है और कार्बन सॉरी प्राकृतिक गैस यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है। तो इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन इस एरिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इसको लेने की बात कर रहे हैं। आपने देखा इसी एरिया में जो जो एरिया है, जो सिंध प्रांत के जो नीचे नीचे एरिया जो बताया गया था, इसी एरिया में पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम है। और अमेरिका इसको निकालने के लिए बात अभी हाल में कर चुका है, जिसमें वो अपने एक ने बयान भी दिया है कि पेट्रोलियम है जो मतलब वो भारत को बेचेगा। निकालेगा कौन? ट्रम्प निकालेंगे, अमेरिका। अमेरिका इसको निकालेगा और आने वाले समय में भारत भी परचेज करेगा, इस तरीके के वो क्लेम क्लेम कर चुका है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस एरिया में भी, हमारे भारत में ये भंडार पाए जाते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह नेचुरल गैस हैं इस एरिया में। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो 6 क्रीक पड़ते हैं, तो 6 क्रीक में देखें इसमें विमान वाली क्रीक, पीर सुनाई क्रीक और पविवारी क्रीक, पड़ाला क्रीक और सर क्रीक, ये क्रीकें जो पड़ते हैं। ठीक है। क्रीक को तो हमने आपको समझा ही दिया था। क्रीक मतलब संकीर्ण होती है, ज़्यादा गहराई नहीं होती है, नदी गहरी होती है लेकिन क्रीक गहरी नहीं होती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके का है। ठीक है। और ये दलदली एरिया होता है, यहाँ पे हमारी जो सेना है देखो, ये गश्त लगाती है सर क्रीक एरिया में। आप देख सकते हैं इस तरीके का दलदल होता है जिसमें पैर घुस जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद भी मतलब कई तरह की बातचीत इस एरिया में होती रहती है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान बातचीत करता रहता है, 1990 से लेकर 2000 तक कई राउंड की इसमें संयुक्त सर्वे भी हुआ है, लेकिन इसमें कोई सीमा विवाद का भी समाधान नहीं निकल पाया है। और सर्किट विवाद अहम क्यों है, इसलिए अगर देखा जाए तो सर्किट विवाद इसलिए अहम है कि इसमें जो दलदली क्षेत्र का इस्तेमाल हो, मतलब घुसपैठ लोग करते हैं, तस्करी लोग यहाँ करते हैं और आतंकवादी गतिविधियाँ इसमें होती रहती है। क्योंकि ये देखा जाए तो कराची से और भारत में 200 किलोमीटर के एरिया पे है। ठीक है। और ये मतलब सिंध और कच्छ के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब तस्करी लोग, घुसपैठिया लोग और आतंकवादी लोग इसमें आते जाते रहते हैं। तो भारत इसका अ, जो उचित दंड होता है वो देता रहता है। ठीक है। आर्थिक कारण इसमें हमने बता ही दिया, इसमें तेल की और गैस की प्रचुर प्रचुर भंडार है और एशिया का सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्रों में ये आता है। ठीक है। सर्करिक एरिया एशिया में सबसे बड़े। ठीक है। और राजनीतिक कारण इसमें अगर देखा जाए तो समुद्री इलाका भारत के समुद्री सुरक्षा और पाकिस्तान की नौसेना गतिविधियों पर असर डालता है इस एरिया पे। समझ रहे हो आपको? तो आपको सर्करिक के लेकर आपकी राय क्या है? ठीक है। उसको ज़रूर आप कमेंट में रखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।